देखिए, बड़े बड़े लक्ष्य रखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए सिर्फ एक प्लान काफी नहीं होता, चाहिए होता है एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ढांचा जो हर चीज को, हर इंसान को सही जगह पर फिट करे। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजिंग की उस ताकत के बारे में जो किसी भी बड़े सपने को सच कर सकती है। आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में होगी। हम शुरुआत करेंगे एक असली चुनौती से, फिर समझेंगे कि इसकी नींव कैसे रखी जाती है, सही ढांचा कैसे चुने इस पर बात करेंगे, कंपनी के अंदर के उस अनऑफिशियल नेटवर्क को भी देखेंगे, फिर जानेंगे कि पावर कैसे बांटी जाती है, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि कोई भी कंपनी बदलाव के लिए हमेशा तैयार कैसे रह सकती है। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं, और ये कहानी शुरू होती है भारत की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी विप्रो से, और उसके सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती से। देखिए, विप्रो का सपना कोई छोटा मोटा नहीं था। वो दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों में से एक बनना चाहते थे। मतलब आईबीएम और एक्सेंचर जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर देना। ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लक्ष्य था। तो यहाँ असली सवाल खड़ा होता है, जब लक्ष्य इतने बड़े हों तो वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए जो उस लक्ष्य तक पहुंचा सके? क्योंकि सिर्फ प्लान बना लेने से तो काम नहीं होता है ना। और यहीं पर इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। जवाब है ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया में, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी बड़े प्लान के कंफ्यूजन को, उसके केओस को एक ऑर्डर में बदल देता है। तो ऑर्गेनाइजिंग आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी प्लान को एक्शन में बदलने का तरीका है। ये तय करता है कि कौन क्या काम करेगा, किसके साथ मिलकर करेगा, और कंपनी के जो भी रिसोर्स हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे होगा। स्कूल के मेले वाला उदाहरण सोचिए। कोई टिकट बेच रहा है, कोई खाने का स्टॉल देख रहा है, कोई सजावट में लगा है। सब अलग अलग काम कर रहे हैं, पर लक्ष्य एक ही है, मेले को कामयाब बनाना। बस यही तो ऑर्गेनाइजिंग है। और ये प्रक्रिया मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पूरे काम को पहचाना जाता है और उसे छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांटा जाता है। दूसरा, एक जैसे कामों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर हर किसी को उसके स्किल के हिसाब से काम दिया जाता है। और आखिर में ये तय होता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ताकि सब कुछ साफ साफ हो। तो ठीक है, अब नींव तैयार है, तो इमारत की डिजाइन चुनने का वक्त आ गया है। कोई भी कंपनी किस तरह का ढांचा, किस तरह का स्ट्रक्चर अपनाती है, ये उसके भविष्य के लिए सबसे जरूरी फैसलों में से एक होता है। आमतौर पर 2 मेन ब्लूप्रिंट होते हैं। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां मार्केटिंग या फाइनेंस जैसे एक जैसे काम करने वाले सारे लोग एक ही टीम में होते हैं। दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां कंपनी को अलग अलग प्रोडक्ट्स या सर्विस के आधार पर छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है। ठीक वैसा ही जैसा विप्रो ने किया था, टेलीकॉम, इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अलग अलग डिवीजन बनाकर। अब देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। एक तरफ तो ये एक्सपर्ट्स को एक साथ लाकर काम को बहुत एफिशिएंट बना देती है, लेकिन दूसरी तरफ हर डिपार्टमेंट अपनी ही दुनिया में इतना मगन हो जाता है कि वो कंपनी के बड़े लक्ष्य को भूलने लगता है, और नतीजा डिपार्टमेंट्स के बीच टकराव और तालमेल की कमी। वहीं दूसरी तरफ डिविजनल स्ट्रक्चर हर डिवीजन को एक छोटी कंपनी की तरह काम करने की आज़ादी देता है। इससे फैसले तेजी से होते हैं और कंपनी के लिए ग्रो करना भी आसान हो जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। डिविजन्स के बीच पैसों और रिसोर्सेज के लिए होड़ मच सकती है, और क्योंकि हर डिवीजन में अपना अपना फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो कंपनी का कुल खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ ऑफिशियल चार्ट्स पर खत्म नहीं होती। हर कंपनी के इस आधिकारिक ब्लूप्रिंट के पीछे एक और बहुत पावरफुल ढांचा काम कर रहा होता है, वो जो कभी कागज पर नजर नहीं आता। देखिए, एक तरफ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैनेजमेंट सोच समझकर बनाता है। यहाँ पावर आपकी पोस्ट से आती है और बातचीत एक तय रास्ते से होती है। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के आपसी मेलजोल और दोस्ती से अपने आप बन जाता है। यहाँ पावर किसी की पर्सनल क्वालिटीज से आती है और बातें किसी भी दिशा में किसी भी तरह से फैल सकती हैं। असल में यही कंपनी का असली सोशल नेटवर्क होता है। तो फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए जो सिर्फ काम ही न करे बल्कि तरक्की को भी बढ़ावा दे? इसका जवाब छिपा है पावर और जिम्मेदारी को सही तरीके से बांटने में।
और इसकी शुरुआत होती है डेलीगेशन से। ये कुछ और नहीं, बस एक मैनेजर का अपनी टीम के किसी सदस्य को कोई काम सौंपना है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी मैनेजर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है ना। काम सौंपकर वे अपना कीमती वक्त उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो वाकई सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब डेलीगेशन के 3 बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं। एक मैनेजर अथॉरिटी यानी काम करने का हक किसी को दे सकता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी काम करने का दायित्व भी सौंप सकता है। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी मतलब उस काम के आखिरी नतीजे की जवाबदेही कभी भी किसी और को नहीं दे सकता। वो आखिर तक हमेशा और हमेशा मैनेजर की ही बनी रहती है। और जब इसी डेलीगेशन के आइडिया को पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर लागू किया जाता है तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये फैसला लेने की ताकत उन लोगों के हाथों में देता है जो असल में जमीन पर काम कर रहे हैं। याद है विप्रो ने क्या किया था? उन्होंने ठीक यही किया। एक सेंट्रलाइज सिस्टम से हटकर डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाया ताकि हर यूनिट अपने विकास के लिए खुद जिम्मेदार हो सके। और ये सिर्फ विप्रो की कहानी नहीं है। जॉनसन एंड जॉनसन का ये कोट देखिए। ये डिसेंट्रलाइजेशन की ताकत को कितनी खूबसूरती से बताता है। वो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी को 190 छोटी फुर्तीली कंपनियों की तरह चलाते हैं। इससे उन्हें बड़ी कंपनी का स्केल भी मिलता है और छोटी कंपनी की तेजी और फुर्ती भी। कमाल है ना? तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक ये है कि किसी भी कंपनी का ढांचा पत्थर की लकीर नहीं होता, जिसे एक बार बना दिया और फिर भूल गए। जैसा कि मैनेजमेंट के महान गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये कामयाबी का एक बहुत ज़रूरी औजार है। और अगर ये औजार ही गलत हो तो ये सब कुछ तबाह भी कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता जो हमेशा के लिए काम करे। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर वो होता है जो कंपनी के बढ़ने के साथ साथ खुद भी बदलता रहे और बाहरी दुनिया में हो रहे बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां एआई है, रिमोट वर्क है और बदलाव ही एकमात्र सच है, ऐसे में भविष्य की कंपनियां खुद को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।